गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे कि अगर हम जावा कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करके बीन्स क्रिएट करते हैं तो उनमें डीआई कैसे करेंगे। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आप एक्सएमएल के बिना बीन्स क्रिएट कर रहे हैं तो डीआई करना भी आपका काम है। और ये करने के लिए आपको स्प्रिंग ने दो एनोटेशंस दिए हैं। एक एनोटेशन का नाम मैंने आपसे कहा था वैल्यू है, और दूसरे का नाम ऑटो वायर्ड है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है पहले वो समझ लीजिए। जो वैल्यू एनोटेशन है वो आप यूज करेंगे प्रिमिटिव्स का डीआई करने के लिए। आई रिपीट, जो वैल्यू एनोटेशन है वो आप यूज करेंगे प्रिमिटिव्स का डीआई करने के लिए। और जो ऑटो वायर्ड एनोटेशन है वो आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स का डीआई करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बोले यस नो। इतना ढीलम ढाल रवैया रहेगा तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। पढ़ा चुका हूं जो बात, उसमें भी आप इतना टाइम लगा रहे हैं। मैंने कहा अगर आपको प्रिमिटिव्स का डीआई करना है तो यूज करना पड़ेगा वैल्यू एनोटेशन, और अगर आपको ऑब्जेक्ट्स का डीआई करना है तो यूज करना पड़ेगा आपको ऑटो वायर्ड। ये क्लियर हुआ पॉइंट? करेक्ट। आप पढ़िए अगली स्लाइड। ये जो वैल्यू एनोटेशन है ये गौर करिएगा स्प्रिंग कोर फैमिली का पार्ट है, यानी कोर एनोटेशन फैमिली का पार्ट है। और इसे आप अपने जावा क्लास के अंदर दो जगहों पर लगा सकते हैं। दोनों का नाम सामने आपके लिखा हुआ है। जरा चैट विंडो में टाइप करके बताइए वैल्यू एनोटेशन आपकी जावा क्लास में कहां कहां लगेगा। वेरी गुड। वैल्यू एनोटेशन दो जगह लगेगा। एक लगेगा अलोंग विद इंस्टेंस वेरिएबल, और एक लगेगा अलोंग विद मेथड पैरामीटर्स। क्लियर है? राइट। तो जहां आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहां भी लगा सकते हैं, मेथड पैरामीटर में भी लगा सकते हैं। और एक और बात जो स्लाइड में नहीं दिख रही है वो भी सुन लीजिए, आप मेथड के ऊपर भी लगा सकते हैं। मेथड के ऊपर मतलब मान लीजिए आपने एक अपना सेटर मेथड बनाया। सपोज करिए सेट रोल, ये आपका सेटर मेथड है। इस सेटर मेथड के ऊपर भी आप लगा सकते हैं एट द रेट वैल्यू। तो टोटल कितनी जगह लग सकता है? टोटल एट द रेट वैल्यू लग सकता है तीन जगह। राइट। अलोंग विद इंस्टेंस वेरिएबल, एट द टॉप ऑफ द मेथड, और इवन अलोंग विद पैरामीटर्स। गॉट इट? इसके अलावा एट द रेट वैल्यू की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, और वो ये कि ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को भी यूज कर सकता है। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मतलब डेटा किसी फाइल से पिक करके लाना हो तो फाइल से डेटा पिक करके लाकर आपके बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकता है। बस वो फाइल कोई नॉर्मल फाइल नहीं होगी, वो एक स्पेशल फाइल होगी। स्प्रिंग बूट में तो आप इसे खूब यूज करेंगे, लेकिन स्प्रिंग कोर में आपको आपसे इसकी मुलाकात आज पहली बार कराऊंगा। फाइल का नाम आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। फाइल का नाम होता है प्रॉपर्टी फाइल। क्या नाम होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। फाइल का नाम होता है प्रॉपर्टी फाइल। सो व्हाट इज अ प्रॉपर्टी फाइल? एक स्पेशल फाइल होती है जो डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर करते हैं, कुछ डेटा उसके अंदर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उस पर्टिकुलर डेटा को आप अपने एट द रेट वैल्यू से पिक कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, नाइस। अब बात करते हैं एट द रेट वैल्यू का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स होता है। आप लिखेंगे एट द रेट वैल्यू, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा देंगे जो डेटा आपको अपने बीन में इंजेक्ट करना है। पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा देंगे जो डेटा आपको अपने बीन के अंदर इंजेक्ट करना है। या इस बात पे भी गौर करिएगा, चाहे आपके बीन का प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट हो, चाहे बीन की फील्ड का प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, या कुछ भी हो, वैल्यू डबल कोट में ही जाएगी। बाकी आप जानते हैं इवन अगर डबल कोट में वैल्यू जा रही है तो स्प्रिंग इसका टाइप कन्वर्जन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रोल नंबर है तो वो रोल नंबर भी डबल कोट में जाएगा। कुछ ऐसे, एट द रेट वैल्यू डबल कोट में 25। गॉट इट? इसका मतलब वैल्यू एनोटेशन के लिए अगर डायरेक्ट वैल्यू पास की जाएगी तो डबल कोट्स आर अ मस्ट। वैल्यू एनोटेशन के लिए
अगर वैल्यू पास की जाएगी डायरेक्टली तो गौर करिएगा, स्लाइड में लिखा हुआ है डबल कोट्स आर अ मस्ट। लास्ट पॉइंट पढ़िए और बताइए क्लियर है? स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। गुड। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर में आपके लिए क्लास तो बना दी थी, बस इसके अंदर डेटा नहीं जा रहा था। ठीक, तो वो डेटा अब अपन पास करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एनोटेशन बेस्ड कोड था। इसके अंदर बीन बन रहा था लेकिन डेटा कोई भी स्टोर नहीं हो रहा था। तो बीन के अंदर जो दो आपने मेंबर्स रखे हुए हैं, आई थिंक रोल नंबर और नेम, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी? अगर हम इस कोड को रन करके बीन का डेटा प्रिंट करें तो याद है आपको, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सही नल और जीरो आ रही थी, है ना? एक बार मैं फिर इस कोड को रन करके आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो अगर मैंने इसको रन करा एज जावा एप्लीकेशन, प्रोग्राम रन होगा, बीन बन जाएगा, पर रोल नंबर की वैल्यू जीरो और नेम की नल आएगी। अब मैं चाहता हूं कि रोल नंबर और नेम में कोई वैल्यू अपन बीन बनने के बाद इंसर्ट करा पाए। तो ये आप कैसे करवा पाओगे? इसका जवाब ये है कि जहां आपका इंट रोल है, गौर करिएगा, इसके ठीक ऊपर आप लिखेंगे वैल्यू एनोटेशन, और वैल्यू एनोटेशन को पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में आप अपनी वैल्यू पास करेंगे। ऑन सिमिलर पैटर्न आप जब लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, अगेन वैल्यू एनोटेशन आएगा, और इसमें भी डबल कोट्स के अंदर आप पास करेंगे स्ट्रिंग। मैंने पास कर दिया अमित। क्लियर हो रहा है ये? जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। तो अब क्या करेगा स्प्रिंग? अब स्प्रिंग सबसे पहले आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा बिकॉज ऑफ दिस एट द रेट कॉम्पोनेंट। ऑब्जेक्ट बनाने के तुरंत बाद स्प्रिंग क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाने के तुरंत बाद स्प्रिंग क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कि एट द रेट वैल्यू चलाएगा? क्या करेगा? पहले कंस्ट्रक्टर के पहले एट द रेट वैल्यू? गलत जवाब। पहले एट द रेट वैल्यू। आप भूल रहे हैं, जब भी जावा में ऑब्जेक्ट बनता है पहले इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं, उसके बाद ना कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर पहले थोड़ी चल जाता है। करेक्ट। वेरी गुड। तो पहले क्या चलेगा? पहले क्या चलेगा? पहले चलेगा एट द रेट वैल्यू, उसके बाद रन होगा कंस्ट्रक्टर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को रन करूं तो क्या अब मुझे रोल नंबर में 25 और नाम में अमित मिलेगा? यस, अब मुझे रोल नंबर में 25 और नाम में देखने को मिल जाएगा अमित। क्लियर है? गॉट इट? तो एक बार फिर कॉल करिए। ये लाइन लिखकर आप स्प्रिंग को क्या बोल रहे हैं? ये लाइन लिखकर आप स्प्रिंग को ये बोल रहे हैं कि रोल नंबर बनने के साथ उसमें 25 डालना है, नेम बनने के साथ उसमें अमित स्टोर करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक, ये हुआ एट द रेट वैल्यू का यूज अलॉन्ग विद फील्ड्स। ठीक है, इसी काम को आप मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? लेट मी कॉपी दिस, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब आ जाइए आप इस पर्टिकुलर कोड में, बीन्स में आइए, स्टूडेंट और जावा में आइए। एट द रेट वैल्यू दोनों तरफ से मैंने ड्रॉप कर दिया, और इसकी जगह मैंने अपनी क्लास के अंदर प्रोवाइड करे दो सेटर्स। ठीक है, तो मैं गया सोर्स में, सेटर्स हैं हमारे पास, हाँ हैं, वेरी गुड। तो सेटर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ठीक, अब ये बताइए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये हिंट दिया था, क्या स्प्रिंग सेट रोल और सेट नेम अपने आप कॉल कर लेगा? नहीं कर पाएगा। स्प्रिंग को यह बताने के लिए कि आपको सेटर कॉल करवाना है उससे, आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा एट द रेट वैल्यू। यहां पास करनी पड़ेगी वैल्यू जो आपको रोल नंबर में भिजवानी है। अगेन यहां लगेगा एट द रेट वैल्यू, यहां पास करनी पड़ेगी वो वैल्यू जो आपको नेम में भिजवानी है। कहने का मेरा मतलब ये कि ये एट द रेट वैल्यू एनोटेशन डुअल रोल प्ले कर रहा है। नंबर वन, ये स्प्रिंग को याद दिला रहा है कि तुम्हें सेट रोल कॉल करना है, इसके बिना स्प्रिंग सेट रोल और सेट नेम कॉल नहीं करेगा। नंबर टू, सिर्फ याद ही नहीं दिला रहा है बल्कि स्प्रिंग को यह भी बता रहा है कि वैल्यू 25 इस रोल नंबर में पास होनी है और उसके बाद डेटा मेंबर्स होने हैं इनिशियलाइज। हुआ क्लियर? है ना? जैसे, क्या जावा ये जानती है, क्या जावा ये जानती है कि अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होना है? जानती है ना? ऐसे स्प्रिंग भी ये जानता है कि अगर किसी मेथड के ऊपर
एट द रेट वैल्यू एनोटेशन लगा है तो स्प्रिंग उसे कॉल करेगा। डेफिनेटली ऋषिकेश, अगर आप दोनों जगह लगाएंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल पहले इनिशियलाइज होंगे एट द रेट वैल्यू से, और फिर सेटर मेथड इन वैल्यू को कर देंगे रिप्लेस। हुआ क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस कोड। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। सो मैं गया वापस ऐप में और मैंने कोड एग्जीक्यूट करा। द मोमेंट कोड विल रन, हमें पहले की तरह आउटपुट मिल जाएगा। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करिए। अगर मैं मान लीजिए नेम के ऊपर एट द रेट वैल्यू ना लगाऊं, क्या होगा? क्या रोल नंबर का सेटर चलेगा? क्या रोल नंबर का सेटर चलेगा? वेरी गुड, रोल नंबर का सेटर चलेगा, नेम का सेटर नहीं चलेगा। तो जैसे मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा इन दिस वे, यू कैन सी मुझे आउटपुट में मिलेगा स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, सेट रोल कॉल्ड, कंटेनर स्टार्टेड, और उसके बाद आप देखेंगे नेम ना ला रहा है, नेम का सेटर नहीं चला, लेकिन रोल नंबर का सेटर चला। ठीक है, इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि एट द रेट वैल्यू अगर आप मिस कर गए तो स्प्रिंग भी भूल जाएगा कि उसे सेटर को कॉल करना है। ये बात क्लियर हुई सबको? दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रॉपर्टी टैग यूज करते थे तब आप मेथड का नाम सेटर रखते थे, यस और नो? रखते थे ना? यहां पर आपको ये फ्रीडम है कि आप इस मेथड का कुछ भी नाम दे दें, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपको ये फ्रीडम है, आप इसका कुछ भी नाम दे दें, फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम सेट रोल की जगह लिख देता हूं इनिशियलाइज आईडी, इसका नाम मैं लिख देता हूं इनिशियलाइज नेम। गौर करिएगा, मैं थोड़ा सा जावा के रूल्स के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन फिर ये डेमोन्स्ट्रेट करना बस है कि इन मेथड्स को जरूरी नहीं है सेटर नाम से बनाया जाए। अभी भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे अगर, स्प्रिंग इज इंटेलिजेंट इनफ टू आइडेंटिफाई कि जिस जिस के ऊपर एट द रेट वैल्यू लगा है वो उसके मेथड्स कॉल कर लेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग इज ऑटोमेटिकली कॉलिंग योर इनिशियलाइज रोल एंड योर इनिशियलाइज नेम। ये भी क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4, स्प्रिंग आपको यह परमिशन भी देता है, ये परमिशन आपको अगेन एक्सएमएल में नहीं मिलती थी। अगर आप एनोटेशन बेस्ड इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो स्प्रिंग आपको यह भी अलाउ करता है कि आप एक ही मेथड से दोनों मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा लें, एक ही मेथड से दोनों मेंबर्स को इनिशियलाइज करा लें। अभी आपने दो अलग अलग मेथड बनाए ना, वन फॉर रोल नंबर एंड वन फॉर नेम, करेक्ट? आप इन दोनों की जगह एक मेथड से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं? तो मान लीजिए आपने अपने मेथड का नाम रखा पब्लिक वॉइड, क्या रखें? सेट रोल के सेट नेम, क्या रखना पड़ेगा? तो जवाब है कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दीजिए। मैंने नाम रख दिया सेट डेटा, इज इट ओके? मैंने नाम रख दिया सेट डेटा, यहां मैंने कहा इंट रोल, कॉमा करके मैंने कहा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ठीक, ये मेरा सेट डेटा हो गया। अंदर मैंने कहा दिस डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल, यहां मैंने कहा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और यहां मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेट डेटा कॉल्ड। ठीक है, क्या खाली सेट डेटा रखने से स्प्रिंग को याद आ जाएगा कि इसको कॉल करना है? नहीं याद आएगा, स्प्रिंग को नहीं याद आएगा कि इसको कॉल करना है। तो मुझे इस सेट डेटा के ऊपर लगाना पड़ेगा एट द रेट वैल्यू, लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां 25 लिखा, लेकिन ये तो सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू है। अब जो सेकंड थर्ड फोर्थ पैरामीटर है उनके लिए वैल्यू उनके ठीक पहले एट द रेट वैल्यू लगाकर आप देंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए वैल्यू उनके ठीक पहले एट द रेट वैल्यू लगाकर आप देंगे इन दिस पर्टिकुलर वे। ये भी क्लियर है? आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, स्प्रिंग विल अगेन एज एक्सपेक्टेड विल कॉल सेट डेटा मेथड और आपके दोनों डेटा मेंबर को कर देगा इनिशियलाइज। ये भी क्लियर हुई बात? चलूं आगे। अब एक इंटरेस्टिंग केस, क्या होगा अगर मैं ये वाला एट द रेट वैल्यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विक्की, दोनों दोनों क्वेश्चंस का जवाब देता हूं मैं। पहले मुझे बताओ क्या होगा अगर मैं ये वाला एट द रेट वैल्यू हटा दूं? तुम लोगों को क्या लगता है?
मतलब ऋषि क्या होगा, मैं समझा नहीं। नेम में क्या आएगा? नहीं, बहुत ही सरप्राइजिंग बिहेवियर आएगा। नहीं विकी, बहुत ही सरप्राइजिंग बिहेवियर आएगा। यस सुमित, अगर आपने एट द रेट वैल्यू पैरामीटर के पहले हटा दिया तो स्प्रिंग इसी को उठाएगा और सबको कर देगा असाइन। गॉट इट? तो अब नाम भी हो जाएगा 25 और रोल नंबर भी हो जाएगा 25। दिस इज समथिंग वेरी टिपिकल बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग। कैन यू नोटिस दिस? है ना? अब विकी के क्वेश्चन पे आते हैं। विकी ने पूछा सर फिर ऊपर वाला हटा देते हैं या फिर ऊपर वाले को भी यहां लगा देते हैं, करेक्ट? ऐसा ही लग रहा है विकी? क्या होगा अब? कैन एनीवन टेल क्या होगा अब? कैन यू टेल? स्प्रिंग सेट डेटा कॉल ही नहीं करेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था किसी भी मेथड के चलने के लिए क्या उसके ऊपर एट द रेट वैल्यू जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इसलिए आपको हर उस मेथड के ऊपर एट द रेट वैल्यू तो लगाना पड़ेगा जिसका कॉल आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली पास हो जाए। क्लियर हुआ? वेरी गुड। इन केस वी यूज एट द रेट वैल्यू ऑन सेट डेटा एंड सेट नेम, हाँ तो दोनों के लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट डेटा सेट नेम दोनों के लिए चलेगा। क्या होगा? जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उस ऑर्डर में। गॉट इट? चलूं आगे? डन? ठीक, वेरी गुड। ये हुई कहानी एट द रेट वैल्यू अलोंग विद मेथड्स की। अब ये जो एट द रेट वैल्यू है इसे आप कंस्ट्रक्टर के साथ भी लगा सकते हैं। पढ़िए जरा, इसे कंस्ट्रक्टर के साथ लगाते हैं तो स्प्रिंग ने क्या क्या रूल्स निकाले हैं। नंबर वन, स्प्रिंग कहता है ये सबसे कॉमन और रिकमेंडेड तरीका है प्रिमिटिव्स का डीआई करने का। बजाय इसके कि आप सेटर्स बनाओ, अगर आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज करो। पैरामीटराइज के नॉन पैरामीटराइज? कैसा कंस्ट्रक्टर? तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज के लिए वैल्यू देगा ही कौन? गॉट इट? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करो और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जितने पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, सबके पहले क्या लगाओ? जितने भी पैरामीटर हैं सबके पहले लगाओ एट द रेट वैल्यू। आप ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर के एट द रेट वैल्यू के साथ आने के स्प्रिंग ने 3 रूल निकाले हैं। मतलब स्प्रिंग ये कहता है कि अगर आप एट द रेट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के साथ लगाते हो, 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर आपके बीन के ऊपर आपने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रखा है और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, 2 बातें बोल रहा हूं, बीन के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रखा है और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है और उसके आर्गुमेंट टाइप प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो कंपलसरी है आपके लिए हर एक के पहले एट द रेट वैल्यू लगाना। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आपने बीन क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दिया है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कर दिया है, और पैरामीटर किस डेटा टाइप के रखे हैं? पैरामीटर प्रिमिटिव टाइप के रखे हैं। इंट, बूलियन, डबल स्ट्रिंग, ये सब प्रिमिटिव्स हैं। तो हर पैरामीटर के पहले, गौर करिएगा, पहले आपको लगाना पड़ेगा एट द रेट वैल्यू। इज दिस क्लियर? दूसरी बात, मेथड में क्या एट द रेट वैल्यू टॉप पे लगता था? मेथड में क्या एट एट द रेट वैल्यू मेथड के टॉप पे लगता था? लेकिन कंस्ट्रक्टर में टॉप पे नहीं लगेगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में लगेगा। कारण सिंपल है, क्या स्प्रिंग कंस्ट्रक्टर को देखकर पहचान लेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है? हाँ, पहचान लेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम किससे मैच करेगा? कंस्ट्रक्टर का नाम मैच करेगा क्लास के नाम से। इसलिए उसे एट द रेट वैल्यू के ऊपर होने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग समझ रहा है इस बात को? क्लियर हुआ? चलो आगे। डन? तीसरा, तीसरा, एट द रेट वैल्यू आपके कंस्ट्रक्टर के हर पैरामीटर के साथ आएगा। तो अगर कंस्ट्रक्टर 4 पैरामीटर ले रहा है तो कितने एट द रेट वैल्यू आएंगे? अगर कंस्ट्रक्टर 4 पैरामीटर ले रहा है, 4 एट द रेट वैल्यू आएंगे। है ना? और अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अगर कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो गई तो। अगर कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो गई तो वो हम पढ़ेंगे ऑटो वायर्ड नाम के एनोटेशन के साथ। गॉट इट? हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर, वो भी कैसा, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर, वो भी पैरामीटराइज्ड। अगर आपको लग रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हुए तो क्या होगा, तब फिर हमें दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, चले आगे। गुड, सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग डीआई यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो इसको मैंने सेव करा, क्लोज ऑल करा, एनोटेशन डीआई का एग्जांपल 1 लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बन गया हमारा एग्जांपल 5। लेट्स गो इनसाइड द बीन क्लास एंड विद इन द बीन क्लास, ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहां से और यहां से एट द रेट वैल्यू हटा दिया। ठीक, कंस्ट्रक्टर भी हटा दिया, सेटर्स भी हटा दिए, और इसकी जगह इंसर्ट कर दिया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। अभी क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन करूं तो, अभी क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन करूं तो, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं ऋषिकेत, बहुत बड़े खतरा हो जाएगा, प्रोग्राम थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या स्प्रिंग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो जवाब है हाँ बिल्कुल बनाएगा। क्या ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आपने अपने कंस्ट्रक्टर के साथ एट द रेट वैल्यू लगाया, नहीं लगाया, तो कंस्ट्रक्टर को, स्प्रिंग को कहां समझ में आएगा कि उसे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। इनफैक्ट स्प्रिंग इसको देखेगा भी नहीं। स्प्रिंग तो ढूंढेगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ढूंढेगा, स्प्रिंग ढूंढेगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो मिलेगा नहीं आपकी क्लास के अंदर। तो स्प्रिंग कह देगा अनसेटिस्फाइड बीन डिपेंडेंसी। वो कहेगा बीन तो बना दिया मैंने, पर डीआई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो मैं कॉल नहीं कर सकता। दोनों बातें समझ आ रही हैं आपको? इसीलिए पहले मैं आपको चला के दिखा दूं, फिर स्लाइड में वो पॉइंट आपको दोबारा दिखाता हूं। देखिए, राइट, मैसेज आपको मिल रहा होगा, अनसेटिस्फाइड बीन डिपेंडेंसी, एरर क्रिएटिंग नेम स्टूडेंट डिफाइन इन फाइल सो एंड सो। मना कर रहा है वो बीन बनाने को। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने कहा था स्लाइड में, आप फर्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट साफ साफ कह रहा है कि अगर आपने एट द रेट कॉम्पोनेंट से बीन बनवाया है, और आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, और सारे पैरामीटर प्रिमिटिव हैं, तो एट द रेट वैल्यू कंपलसरी है। बिल्कुल एट द रेट वैल्यू कंपलसरी है। और यहां आप ये भी नहीं कह सकते कि सर वो वाला ऑप्शन ले लें जो अपन सेटर के साथ ले रहे थे, कि यहां लगा देते हैं एट द रेट वैल्यू 25 ऐसे, और सर नेम के पहले लगा देते हैं एट द रेट वैल्यू, और यहां मान लीजिए दीपक, ये कर देते हैं यहां पे पास। है ना, हमने जब सेट डेटा बनाया था तो ये फॉर्मेट तो हमारा काम कर ही रहा था। वो सेट डेटा के लिए जरूर कर रहा था, लेकिन अभी नहीं करेगा। गॉट इट, कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने करा तो हमारा एनोटेशन आ जाएगा। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे एरर आ रही है। अलाउड ही नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्या लगाएं, अलाउड ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टर के ऊपर आप एट द रेट वैल्यू एनोटेशन लगाएं। गॉट इट, कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक ही एनोटेशन आ सकता है, और वो है ऑटो वायर्ड, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है। क्लियर? ठीक है, तो क्या इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अंदर, बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ेगा इसको आपको कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में। गॉट इट, अब चल जाएगा कोड, बिल्कुल चल जाएगा, इनिशियलाइज भी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो जाएगा। ये भी क्लियर? डन, नो डाउट्स, नो क्वेरीज? वेरी गुड। अब मिलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अगर हम इंट को वैल्यू ना दें तो एरर। सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना मैंने, क्या कहा था, जितने पैरामीटर उतने एट द रेट वैल्यू देने पड़ेंगे। मत दो इंट को एट द रेट वैल्यू। देखो अब क्या होगा, चलाओ। क्लियर? ये लिखा है ना, देखो, जस्ट गो थ्रू पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 3। The at the rate value annotation has to be used with every parameter of the constructor. आप किसी को छोड़ नहीं सकते। गॉट इट?
जगमीत, इफ वी हैव बोथ कंस्ट्रक्टर्स डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने दोनों कंस्ट्रक्टर्स दे दिए डिफॉल्ट और पैरामीटराइज और आपने एट द रेट वैल्यू नहीं लगाया तो स्प्रिंग क्या करेगा जगमीत? स्प्रिंग अपनी समझदारी दिखाते हुए नॉन पैरामीटर, डिफॉल्ट तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश गलत है। यू कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टुगेदर इन द सेम क्लास, दैट शुड बी कॉल्ड एज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट तो जावा देती है ना, है ना? तो अगर आपने नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड दोनों कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं और आपने एट द रेट वैल्यू नहीं लगाया है, देन हु विल बी कॉल्ड? देन स्प्रिंग विल चूज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर इसमें भी मेरे को पैरामीटराइज चलवाना है, देन वेट फॉर द टॉपिक ओवरलोडिंग विद एनोटेशंस। ठीक। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट। सो वापस लौट कर इसको तो करना पड़ेगा आपको एट द रेट वैल्यू से प्रीफिक्स। ठीक है, अब कोड चलाइए, कोड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मिलिए उस टॉपिक से जो स्प्रिंग कोर में तो आप लास्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे स्प्रिंग बूट में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आप इसको यूज करने वाले हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज फाइल। अब प्रॉपर्टीज फाइल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मुझे बताइए, जब आप कोर जावा में जेडीबीसी का कोड लिखते हैं तो क्या आप अपने जेडीबीसी कोड में कुछ वैल्यूज डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं? करते हैं, बिल्कुल सही ऋषि। आपको याद होगा आप डबल कोट्स के अंदर कनेक्शन यूआरएल पास करते हैं, आप डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं यूजर नेम, आपके यूजर का नाम डेटाबेस यूजर नेम, और आप डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं पासवर्ड। करते हैं? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड वैल्यूज हैं? क्या ये आपके डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वैल्यूज हैं? और स्प्रिंग हाईली हाईली रिकमेंड करता है कि आपको कभी कॉन्फ़िगरेशन का डेटा अपनी डॉट जावा फाइल में नहीं लिखना चाहिए। एज अ स्मार्ट डेवलपर, एज अ इंटेलिजेंट डेवलपर, आपको कभी भी, बहुत सारे कारण है ऋषि, मैं आपको कई सारे कारण बताता हूं। पहला कारण, ये जो हार्ड कोडेड डेटा आप लिख रहे हो, क्या ये डेटा जावा पे डिपेंड कर रहा है या जावा से इंडिपेंडेंट है? अगर आपको लग रहा है सर जावा पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, मैं समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यूआरएल है, ये जो यूजर नेम है, ये जो पासवर्ड है, ये जावा ने सेट करा है? नहीं करा है ना, ये आउटसाइड द जावा डोमेन है ना। ये यूजर नेम तो आपने डेटाबेस बनाते वक्त सेट करा होगा, पासवर्ड डेटाबेस बनाते वक्त सेट करा होगा, तो फिर इनको जावा में क्यों लिख रहे हैं आप? पहली बात। दूसरी बात, क्या संभावना है, चांसेस हैं कि आगे चलकर कभी पासवर्ड चेंज हो? वेरी गुड, पूरे चांसेस है कि पासवर्ड चेंज हो। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने पासवर्ड चेंज कर दिया, क्या आपको आपकी बीन क्लास को एडिट करना पड़ेगा? आकर ये पासवर्ड बदलना पड़ेगा फिर से, है ना? और आपको कहा जाता है बीन क्लास यानी जावा क्लास जितनी कम एडिट हो उतना बेटर है ना? रिलीज अगेन अगेन बनाना पड़ेगा। इसकी जगह अगर हम ये यूजर नेम और पासवर्ड किसी ऐसी जगह रख दें जहां चेंज करना आसान हो कंपेयर टू जावा कोड, तो हमारे लिए चीजें बेटर होंगी, राइट? तो आज से हमेशा याद रखिएगा, जितनी एक्सटर्नल चीजें होती हैं, आई होप एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हैं, जितना नॉन जावा रिलेटेड डेटा होता है, यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, ये जावा से रिलेटेड डेटा तो नहीं है ना, ये तो नॉन जावा डेटा है ना। ये तो डेटाबेस का पाथ है, डेटाबेस का यूजर नेम है, डेटाबेस का पासवर्ड है। तो अगर ये नॉन जावा डेटा है, नॉन रिलेटेड डेटा है, तो ये कभी डॉट जावा फाइल का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये कहां सेट होना चाहिए? ये सेट होना चाहिए एक एक्सटर्नल फाइल में। उस एक्सटर्नल फाइल को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज फाइल। गॉट इट? है ना? आपको याद होगा जब मैंने आपको स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जो स्प्रिंग का सबसे पावरफुल टॉपिक है डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, और उसका नाम था स्प्रिंग डेटा जेपीए। बोला था मैंने आपको, स्प्रिंग डेटा जेपीए। जब आप इसको यूज करेंगे, ये आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा ही नहीं। ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जाकर कहां ढूंढेगा? ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जाकर ढूंढेगा प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। तो हम कभी भी डॉट जावा फाइल में नहीं मेंशन करते हैं ये तीन चीजें। ये मैंने जेडबीसी पढ़ाते वक्त हमेशा आप लोगों को कहा था। अगर अपन लोगों ने एडवांस जावा करी है, अगर मैंने आपको एडवांस जावा कराई है, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक्सएमएल के अंदर ये चीजें शिफ्ट करवा दी थी। मैंने कहा था आप अपनी डॉट जावा या सर्वलेट में मत लिखो, ये सब जानी चाहिए आपकी एक्सएमएल फाइल के अंदर। फिर वहां से आपने डेटा पिकअप करने के लिए सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट्स का सहारा लिया था।
जिन लोगों ने जेडब्ल्यू करी है, आपको याद आ रहा है ये? याद आ रहा है? वही इसीलिए कराया था मैंने आपको कि जब आप फ्रेमवर्क पे आएंगे तो आपको ये कोई नई सी चीज नहीं लगेगी, आपके लिए बहुत कॉमन सी बात होगी, क्योंकि जावा का ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हम इन चीजों को जावा में नहीं लिखते, और इनको क्या बोलते हैं मैंने एक नाम भी बताया था। जिन लोगों ने अटेंड करा है जेडब्ल्यू के बाद वो बताएं। ये जो डबल कोट्स में आप चीजें देते हैं, इसको एक नाम दिया था मैंने। वेरी गुड विकी। वी कॉल देम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स। आप कभी भी अपने जावा फाइल में हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स नहीं लिखेंगे। क्लियर? गुड। अब पढ़िए, आप जो मैंने बोला उससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं, जरा पढ़िए ध्यान से। तो प्रॉपर्टीज फाइल कौन है? प्रॉपर्टीज फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं? उसके अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स रखते हैं। ठीक है? किस फॉर्म में रखा जाता है ये डेटा? ये डेटा रखा जाता है की और वैल्यू के फॉर्म में। की वैल्यू देखकर कुछ याद आ रहा है? मैप। याद आ रहा है? जैसे जावा के अंदर मैप होता है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी फाइल के अंदर भी आप की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा रखते हैं। फायदा क्या होता है? आपकी जो प्रॉपर्टीज फाइल है वो आपके मेन कोड से सेपरेट होती है। आपकी जो प्रॉपर्टीज फाइल है वो आपके मेन कोड से सेपरेट होती है। और अगर मैं आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और फायदा बताऊं, आप में से जो लोग जॉब में, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो स्टूडेंट है शायद आपके लिए ये बात नहीं होगी। जो लोग जॉब में वो जानते होंगे, एज अ डेवलपर आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में काम करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरमेंट, प्रोडक्शन एनवायरमेंट, टेस्टिंग एनवायरमेंट होता है। राइट? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में काम करते हैं तो हर जगह डेटाबेस की सेटिंग्स डिफरेंट होंगी। जो आपके कंप्यूटर पे डेटाबेस का पाथ है, क्या वही पाथ प्रोडक्शन में भी डेटाबेस का होगा? नहीं होगा। तो क्या आप प्रोडक्शन में जाकर फिर अपना कोड एडिट करेंगे? फिर आप अपने कोड की एडिटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अपने कोड को बार बार हम एडिट करें। इसलिए कॉन्सेप्ट आया है प्रॉपर्टीज फाइल का। गॉट इट? तो ये दो तरह से बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट जब आप स्प्रिंग मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज फाइल सीधे गिटहब पे रखना सिखाऊंगा, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में होता है। ना हम प्रॉपर्टीज फाइल अपने कोड में रखते हैं, ना खुद के सर्वर पे रखते हैं। हम इस प्रॉपर्टीज फाइल को भेज देते हैं गिटहब रेपो में, और गिटहब रेपो से स्प्रिंग इस प्रॉपर्टी फाइल को उठा के ले आता है। समझ आया आपको प्रॉपर्टीज फाइल का यूज, पेनिट्रेशन कहां तक है? गिटहब रेपो में जाकर इसको रख दिया जाता है, और हमारे स्प्रिंग कोड को बोला जाता है गिटहब रेपो से इसको पिक कर लो। ये करते हैं आप जब आप माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। चलूं आगे? इसलिए स्प्रिंग में तो अपन इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपका पीछा ये पूरे कोर्स में नहीं छोड़ेगी। जब तक आप स्प्रिंग बूट पे काम करेंगे, और कोई फाइल बने ना बने, प्रॉपर्टीज फाइल जरूर बनेगी। अब अगला डाउट। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टेंट से फिर, लेकिन वो जावा कोड में हो जाएगा ना ऋषिकेश। आप कैसे कह रहे हो कि ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होगी? एक एग्जीक्यूशन पे चेंज नहीं होगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल ना आपका डेटाबेस कल को चेंज हो जाए, कंपनी बोले माई एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल की जगह पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज करना है। समझ रहे हैं? और क्यों यूज करना है? आप अपने स्प्रिंग के अंदर एआई लेकर आ रहे हो। एआई को सपोर्ट पोस्टग्रे एसक्यूएल ज्यादा करता है कंपेयर टू माई एसक्यूएल। तो चांसेस हैं कि जो आपने अपना रेस्ट एपीआई या आपने अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया है, कल को कंपनी उसे एआई एनेबल्ड कर रही है तो आपको डेटाबेस बदलना पड़े। बदलना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप मैं जो समझाना चाह रहा हूं? स्प्रिंग एआई सुना है ना सबने? स्प्रिंग एआई सुना है ना? स्प्रिंग में आप एआई को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है ना? एआई में अगर आप जानते हो तो वेक्टर डेटाबेस, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे भी आप, डोंट वरी। एआई के अंदर वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं, और वेक्टर डेटाबेसेस को माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं कर पाता है। कौन सपोर्ट करता है वेक्टर डेटाबेसेस को? एआई वाले डेटाबेसेस को पोस्टग्रे एसक्यूएल सपोर्ट करता है। तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं कि आपका 2 साल पहले से कोई प्रोजेक्ट कंपनी में चल रहा है। 2 साल पहले तो एआई इतना था नहीं। अब 2 साल के अंदर एआई इतना यूज हो गया कि कंपनी ने डिसाइड करा कि आपके प्रोजेक्ट को एआई एनेबल्ड करना है। तो आपका प्रोजेक्ट जो अभी तक माई एसक्यूएल यूज कर रहा था, क्या अब वो पोस्टग्रे पे शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। आप स्प्रिंग की खासियत देखो, आपको अपने अंदर के कोड को टच भी नहीं करना पड़ेगा। जो आपने स्प्रिंग डेटा जेपीए माई एसक्यूएल के लिए यूज करा है, सेम पीस ऑफ कोड, सेम लाइन ऑफ कोड पोस्टग्रे के लिए चल जाएगी। पर क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? स्प्रिंग को इतना बताना पड़ेगा कि नहीं कि आप माई एसक्यूएल की जगह पोस्टग्रे एसक्यूएल पे जाओ? क्लियर? वेरी गुड। इसलिए आपको प्रॉपर्टीज फाइल यूज करनी चाहिए।
आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला डाउट कि प्रॉपर्टीज फाइल को प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं। प्रॉपर्टीज फाइल को इसलिए प्रॉपर्टीज फाइल बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंशन जनरली डॉट प्रॉपर्टीज रखते हैं। कंपलसरी है क्या डॉट प्रॉपर्टीज रखना? स्प्रिंग कोर में कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग बूट में कंपलसरी है। स्प्रिंग कोर में कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग बूट में कंपलसरी है। कारण बताता हूं मैं आपको। स्प्रिंग कोर में प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा आप पढ़ेंगे, आप मतलब डेवलपर पढ़ेगा, और स्प्रिंग बूट में प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट पड़ेगा। इसलिए बेटर है हम वो आदत अपनाएं जो स्प्रिंग बूट में भी हमें ना बदलनी पड़े, और हम अपनी फाइल का एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज रखेंगे। इनफैक्ट स्प्रिंग बूट में तो आप नाम भी जनरली देखेंगे लोग इसका रखते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। क्या नाम रखते हैं लोग इसका? स्प्रिंग बूट में इसका नाम रखा जाता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ऑल्दो स्प्रिंग कोर में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लियर हुआ प्रॉपर्टीज फाइल का इंट्रोडक्शन? ठीक है, अब अगला सवाल आता है प्रॉपर्टीज फाइल में रखते क्या है। तो जैसा मैंने कहा प्रॉपर्टीज फाइल में आप जावा कोड नहीं लिखते हैं। प्रॉपर्टीज फाइल में आप जनरली कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग से रिलेटेड डेटा रखते हैं। ये एक साधारण सी टेक्स्ट फाइल होती है जो आप नोटपैड पे बनाया करते हैं, ये वैसी ही फाइल है, बस एक्सटेंशन कुछ नए टाइप का है, विच इज डॉट प्रॉपर्टीज। अब खास बात यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा चेंज भी होता है तो आपको अपने डॉट जावा को टच नहीं करना पड़ेगा। आप दोबारा जैसे ही कोड रन करेंगे ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड डेटा है वो आपका कोड प्रॉपर्टीज फाइल से पिक कर लेगा। ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड डेटा है वो आपका कोड प्रॉपर्टीज फाइल से पिक कर लेगा। ये भी समझ आ रहा है ना? अब एक डायग्राम देखिए और समझने की कोशिश करिए। जो टॉप पे आपको दिख रहा है वो आपकी प्रॉपर्टीज फाइल है, ये आपकी जावा क्लास है। अपनी जावा क्लास में बैठकर इस प्रॉपर्टी फाइल का डेटा अगर आपको उठाना है, जो अभी आपको मैन्युअली उठाना पड़ेगा, आगे चलकर बूट करेगा ये काम आपके लिए, पर अभी आपको अगर करना है तो आपकी मदद एक बार फिर से कौन सा एनोटेशन करेगा? आपकी मदद एक बार फिर से करेगा वैल्यू एनोटेशन। अच्छा, क्या सिंटेक्स है वैल्यू एनोटेशन का? अगर वैल्यू एनोटेशन का काम प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा लेना है तो सिंटेक्स होता है अपन वैल्यू लिखते हैं, एट द रेट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली एट द रेट आएगा, एट द रेट वैल्यू लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, सिंटेक्स का पार्ट है डॉलर, गौर करिएगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेस लगाते हैं, और जो प्रॉपर्टी फाइल में आपने की लिखी है उस की का यहां पर नाम दे देते हैं। बात और क्लियर होगी अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको एग्जाम्पल दिखेगा। ये जो पहले लिखा हुआ कोड आपको दिख रहा है ये अपन ने प्रॉपर्टीज फाइल में लिख दिया है। तो मुझे बताइए जरा स्टूडेंट डॉट नेम कौन है और अमित कौन है? स्टूडेंट डॉट नेम की है और अमित उसकी वैल्यू है। यहां इस बात पे भी गौर करिएगा कोई डबल कोड वगैरह नहीं आ रहा है अमित पे, नो डबल कोड, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसी फाइल है, ऑलरेडी ये टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर जो आप लिख रहे हो वैसे ही स्ट्रिंग है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? अब अगर आप चाहते हो स्प्रिंग को ये बोलना कि मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू ला कर दो, ये पर्टिकुलर वैल्यू ला कर दो, तो आप एट द रेट वैल्यू लगाओगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, और यहां लिखोगे डॉलर स्टूडेंट डॉट नेम। अच्छा, ये भी डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, स्टूडेंट डॉट नेम क्यों सर? सिर्फ नेम नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्प्रिंग नहीं कह रहा है कि स्टूडेंट डॉट नेम लिखो, पर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचिए, ये किसी स्कूल या कॉलेज की एप्लीकेशन होगी तो वहां फैकल्टी का नाम भी होगा, होगा, एचओडी का नाम भी होगा, डिपार्टमेंट का नाम भी होगा। तो अगर आप सिर्फ नेम लिखेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि स्टूडेंट का नाम आ रहा है, कि डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, कि एचओडी का नाम आ रहा है? इसलिए प्रॉपर्टीज फाइल में जनरली आप देखेंगे डॉट लगाकर प्रॉपर्टी बनाते हैं और इक्वल टू करके उसको वैल्यू दे देते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब अगली जरूरी बात, प्रॉपर्टी फाइल आपने बना तो ली, आप स्प्रिंग को कैसे बताएंगे कि आपने प्रॉपर्टी फाइल बनाई है ताकि स्प्रिंग इसको मेमोरी में लोड कर पाए? क्योंकि जब तक ये फाइल मेमोरी में लोड नहीं होगी तब तक वैल्यू एनोटेशन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये बताइए आप स्प्रिंग को ये कैसे बताते थे कि मैंने एक कंपोनेंट वाली क्लास बनाई है, जाओ उसका बीन बनाओ? आप स्प्रिंग को कैसे बताते हैं कि मैंने एक एट द रेट कॉम्पोनेंट वाली क्लास बनाई है, जाओ उसका बीन बनाओ? भूल गए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप नहीं बेटा, गलत बात, ऐसे नहीं करते हैं ऋषिकेत। आप कंपोनेंट स्कैन करते हैं, याद आ रहा है? कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन लगाते हैं। एनोटेशन कॉन्फ़िग तो आप एक फाइल को लोड करने के लिए लिखते हैं, और ये तो जावा कोड होता है, याद आ रहा है?
है ना। मैं बताता हूं आपको, शायद आप रिलेट ना कर पा रहे हो अगर। देखिए, मैं एनोटेशन वाला एक एग्जांपल ओपन करता हूं। चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैंने इस पूरे को हटा दिया जिसमें मुझे जावा कॉन्फ़िग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मुझे बताइए, ये आपके बीन्स हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट यहां पे भी और एट द रेट कॉम्पोनेंट यहां पे भी, करेक्ट? राइट। अब आप रिकॉल करिए, जो आपने ऐप कॉन्फ़िग बनाई है, इसमें ये लिखना जरूरी है एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन? बिल्कुल जरूरी है। क्या सिर्फ इस फाइल को लोड भर कर देने से, यहां सिर्फ फाइल का नाम पास कर देने से, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नाम पास कर देने से, बिना कंपोनेंट स्कैन लिखे हुए कंपोनेंट की स्कैनिंग हो जाएगी, बीन्स बन जाएंगे? तो जवाब है नहीं बनेंगे। इट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एट द रेट कंपोनेंट स्कैन लगाएं, ताकि स्प्रिंग को याद रहे कि उसे स्कैन करना है, ढूंढना है, और उन क्लासेस को लोड करना है, उनके बीन्स बनाने हैं जिनके ऊपर कोई भी स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगा है। याद होगा, स्टीरियोटाइप एनोटेशन चार होते हैं, याद है? चारों स्टीरियोटाइप: एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट कंट्रोलर, एट द रेट सर्विस, एट द रेट रिपोजिटरी। इनमें से कोई भी एनोटेशन अगर लगा है तो कॉम्पोनेंट स्कैन के कारण वो फाइल लोड होगी और ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हुआ? है ना। तो जो रोल कॉम्पोनेंट स्कैन का है, किसको लोड कराने के लिए अर्पित? जो रोल कॉम्पोनेंट स्कैन का है, किसको लोड कराने के लिए अर्पित? आंसर दो। कॉम्पोनेंट स्कैन किन फाइलों को लोड करता है, किन के ऑब्जेक्ट बनवाता है? वेरी गुड। जिनके ऊपर लगा हुआ है एट द रेट कॉम्पोनेंट, उनके लिए कॉम्पोनेंट स्कैन काम करता है, करेक्ट? इसी तरह से जो रोल कंपोनेंट स्कैन का है, गौर करिएगा, एग्जैक्टली वही रोल प्रॉपर्टी सोर्स का है। प्रॉपर्टी सोर्स भी एक एनोटेशन है। बाकी आप दिमाग लगाइए, प्रॉपर्टी सोर्स स्प्रिंग को किसका सोर्स बताता होगा? प्रॉपर्टी सोर्स स्प्रिंग को प्रॉपर्टी फाइल का सोर्स, यानी प्रॉपर्टी फाइल का पाथ बताता है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी फाइल बनाना और प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन यूज करना, दोनों काम करने पड़ेंगे। यस, दोनों काम करने पड़ेंगे। स्प्रिंग में कि स्प्रिंग बूट में भी? सिर्फ स्प्रिंग में। स्प्रिंग बूट में आपको इस एनोटेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। बिल्कुल, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलता है, तो उसको ये एनोटेशन चाहिए ही नहीं। अगर आपने प्रॉपर्टी फाइल बनाई है और आपने उसका नाम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी रखा है, तो स्प्रिंग बूट उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा, आपसे पूछेगा नहीं, पढ़ेगा ही पढ़ेगा एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे। क्लियर हुआ? गॉट इट। अब प्रॉपर्टी सोर्स का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी फाइल की लोकेशन बनाते हैं, और एक बार प्रॉपर्टी फाइल की लोकेशन स्प्रिंग को मिल गई, फिर आपका एट द रेट वैल्यू एनोटेशन प्रॉपर्टी फाइल का डेटा पढ़ सकता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है प्रॉपर्टी सोर्स का? ये सिंटेक्स होता है। और ये लिखा कहां जाएगा? ये लिखा कहां जाएगा? ये वहीं लिखा जाएगा जहां कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन लिखे जाते हैं। क्लियर है? चलूं आगे, स्टार्ट करें प्रैक्टिकल? चलिए तो लेते हैं प्रॉपर्टी फाइल का एक डेमो। ठीक, तो अपन इसी एप्लीकेशन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, पेस्ट, नाम दे देते हैं प्रॉपर्टी फाइल एग्जाम्पल 1। कॉपी। ठीक है, प्रॉपर्टी फाइल एग्जाम्पल 1 में आकर सबसे पहला चेंज, तो अपन एक नया पैकेज बनाने का करते हैं। ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये सब आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, व्हाट न्यू थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो हमारा रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज में से मैं इस कॉन फाइल को उड़ा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसकी जगह मैं क्या बना रहा हूं? इसकी जगह मैं बना रहा हूं प्रॉपर्टीज फाइल। राइट क्लिक, न्यू, नॉर्मल फाइल है तो वील सिंपली गो टू फाइल, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं।
मैं रख रहा हूं स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टीज। वैसे तो रखना चाहिए मुझे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, बट वो हम बूट में करेंगे। अभी के लिए मैं रख देता हूं स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टीज। एज यू कैन सी एक प्लेन टेक्स्ट फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। अब मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू लेट से 101, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल्स टू आशीष। ठीक, ये मैंने अपनी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर दो चीजें स्टोर करी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। एवरीथिंग इज क्लियर, तो आगे बढ़ू। क्लियर है? गुड। आप पहुंचिए आप आपके कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये जो दो एनोटेशन आपने बनाए हैं, ये एज इट इज रहेंगे। बोलिए भाई साहब जल्दी, इतना टाइम लगाते हैं आप लोग। स्कैन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभिषेक स्कैन की जरूरत? क्यों नहीं है? स्कैन की जरूरत तब नहीं होती है जब तुम्हारी कॉन्फ़िग फाइल उसी पैकेज में हो जिस पैकेज में तुम्हारा बीन है। आ रहा है समझ? इस समय स्टूडेंट बीन क्रिएटेड हो गया। बस अब रन कीजिए, जॉब डन। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा, राइट, रन एज जावा एप्लीकेशन, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने प्रॉपर्टीज में डेटा डाला था 101 और आशीष, वही डेटा आपका स्प्रिंग पिक करके ले आ रहा है। नो डाउट्स, नो क्वेरीज? ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा टास्क दे रहा हूं। आप जब अगले लेक्चर में आएंगे तो कंस्ट्रक्टर बना के लाइएगा। पॉसिबल है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा पढ़े, वो ट्राई करिएगा। ठीक, तो ये आपको करके लाना है सेम कोड बट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज फाइल की वेराइटीज बताऊंगा और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेरी वेरी क्रूशियल, दैट इज ऑटो वायर्ड एनोटेशन। ठीक है, अब परमजीत सर लॉग इन करेंगे आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी दिवाली वेकेशंस के लिए,
तो अब आप लोग डिस्कस करिए सर से, आप दिवाली वेकेशन कब से कब तक ले रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट नहीं करिएगा, प्लीज वेट जस्ट फॉर 1 मिनट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग की जो रिक्वेस्ट आ रही है कि दिवाली की वेकेशन कब से कब तक रहेगी, तो बताइए फ्राइडे आप लोग सब लोग आओगे। आप लोग चैट विंडो में लिखिए क्या फ्राइडे क्लास रखे आपकी। फ्राइडे क्लास रखे, क्योंकि देखो आओगे तो क्लास रहेगी, नहीं तो बैकअप बैकअप के चक्कर में फिर वो, क्योंकि सैटरडे वो फिर बैकअप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सैटरडे यहां भी ऑफ है, यहां पे भी ऑफ है, तो फिर आपको बैकअप मिलेगा वहां पे नेक्स्ट फ्राइडे। भाई दूज के लिए यहां भी ऑफ है, तो आप लोग मैसेज ना करते रहें कि बैकअप नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बात क्लियर सबको? तो फिर रखें क्लास पे, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? क्लियर सबको? फिर रख ले क्लास फिर। ठीक है, लेकिन बैकअप ये ध्यान रखना, बैकअप आपको सैटरडे नहीं मिल पाएगा, बैकअप मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे, और फिर उसके बाद रिज्यूम होगी, फिर रिज्यूम होगी नेक्स्ट फ्राइडे। इस फ्राइडे से फिर छुट्टी रहेगी, और नेक्स्ट फ्राइडे क्लास लगेगी फिर आपकी 27 को क्लास। हाँ जी, हाँ, क्योंकि दिवाली के लिए इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, दिवाली के लिए इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास आपकी लगेगी फिर नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक, तो बीच में 2 दिन का ही ऑफ है, मंडे और वेनसडे ऑफ है, फ्राइडे क्लास रहेगी फिर वहां पे। क्लियर? 2 ही दिन ऑफ है, 8 दिन नहीं है, 2 दिन ऑफ है, मंडे और वेनसडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे क्लास रहेगी, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे क्लास रहेगी। ठीक, और बैकअप फिर आपको फ्राइडे मिलेगा जिनका छूट जाएगा तो। क्लियर? चलिए, ओके बाय।